गलत तो दुनिया सोच ही लेगी। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। युद्ध का महीना होने जा रहा है। हम बार बार युद्ध की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 1 करोड़ भारतीयों का बेरोजगार होने का खतरा है। ये 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में नौकरी व्यवसाय करते हैं और इनकी कमाई का अच्छा खासा पैसा भारत के खजाने में भी ट्रांजेक्शन होता है, जिसका सीधा लाभ भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मददगार होता है। दूसरा मानवीय पक्ष, क्योंकि युद्ध जहां होता है वहां की कई पीढ़ियों को इसका दंड भुगतना पड़ता है। आसपास के देशों को भी इसके गंभीर परिणाम दशकों तक भुगतने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन चूल्हे भारत के ठंडे हो रहे हैं। इधर पेट्रोल डीजल पर भी भारत के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर तेल भरने को लेकर अफरा तफरी देखी गई। इस कारण पंप को अब उधार तेल नहीं मिल रहा, लिहाजा कई जगह स्टॉक खत्म होने पर अफरा तफरी के दृश्य देखे जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में कौन जीता कौन हारा यह इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाता है, लेकिन असल हार उस आम नागरिक की होती है जिसे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। युद्ध राजकोष से पैसा नहीं लेता या भविष्य में उसकी संभावनाएं छीन लेता है। आज जो 90 करोड़ डॉलर रोजाना खर्च हो रहे हैं, वे दरअसल कल के स्कूल, अस्पताल और नई तकनीकों की बलि दे रहे हैं। युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन इसकी अप्रत्यक्ष कीमत आने वाली कई नस्लों को चुकानी पड़ेगी। इसका दोष किसे दें? इधर देश में अपने सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई। हालांकि टीएमसी सहित राहुल गांधी इत्यादि कई ने सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाई। कई ने कहा जब पीएम मोदी इस बैठक का हिस्सा नहीं बन रहे तो हम क्यों, तो कई ने कहा पीएम को इसमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए। किरण रिजिजू ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को भी सहयोग मिला। पाकिस्तान की मध्यस्थता वाले सवाल पर उन्होंने कहा पाकिस्तान दलाल है। 1981 में भी उन्होंने इसी तरह की हरकतों से अपने आप को बेनकाब किया था। इधर अन्य खबरों पर हम बात कर लेते हैं। धुरंधर फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। 6 दिन में 900 करोड़ कमाई का वर्ल्ड वाइज। जी हाँ, फिल्म के कैरेक्टर जमील, हमजा, रहमान, डकैत, एसपी असलम लगातार इनके नाम ट्रेंड कर रहे हैं। इधर इथेनॉल रसोई गैस का विकल्प बनेगा। जी हाँ, युद्ध के बाद आने वाले समय में कृषि उत्पादों से बनने वाला इथेनॉल यानी कि रसोई गैस का विकल्प बन सकता है। इसके लिए विभिन्न संस्थानों में इथेनॉल से चलने वाली कुकिंग स्टोव विकसित करने पर काम चल रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के निदेशक RS रवि ने बताया कि LPG इक्विपमेंट रिसर्च सेंटर और विभिन्न IIT की मदद से एथेनॉल से चलने वाले कुकिंग स्टोव के प्रोटोटाइप यानी कि नमूने जल्द तैयार हो सकते हैं। ऑल इंडिया डिस्टिलर एसोसिएशन को संबोधित करते हुए रवि ने कहा यह एक बिल्कुल अलग तरह का काम है। अभी तक आप जिस तरह से तेल उद्योग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव की जरूरत है। यह सप्लाई चेन कैसे विकसित की जाएगी और इसे किस रूप में पहुंचाया जाएगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इधर जल्दी देहरादून से दिल्ली का सफर 3 घंटे में हो जाएगा। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बनाया है। माना जा रहा है कि अप्रैल में देहरादून से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का लोकार्पण करने के लिए पीएम मोदी आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की भूमि में उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी तैयारियां चालू हो गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इसकी संभावना तलाश करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर परियोजना माना जा रहा है। करीब इसका अप्रोक्सी 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने पर देहरादून से दिल्ली तक का सफर मात्र 3 घंटे का पूरा हो सकेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाला ये करीब 211 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सड़क का 12 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड रोड के रूप में उत्तराखंड में है। इसमें पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को नया प्रोत्साहन मिलेगा। खास तौर पर 4 धाम यात्रा और वीकेंड टूरिज्म के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि इस उद्घाटन को 4 राज्यों के चुनाव से गुडवर्क दिखाने की बात विपक्ष कर रहा है, क्योंकि उसका उद्घाटन पहले जनवरी में भी होना था, लगातार चल रहा है। अब माना जा रहा है कि चुनाव है बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, असम में, तो लिहाजा इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इधर अक्सर अपने बोल के कारण देश में चर्चा का विषय बन जाने वाले AIMIM के असुद्दीन ओबीसी की पार्टी के अध्यक्ष यूपी अध्यक्ष ने ताजा मामला ट्रेंड कर रहा है। शौकत अली जो उनका अध्यक्ष है यूपी का, उन्होंने कहा पार्टी को अगर 111 नहीं तो सिर्फ 11 विधायक मिल जाएं तो उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम का एनकाउंटर करने वाले को भी एनकाउंटर कर देंगे। इस पर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने शौकत अली पर कार्रवाई की मांग की है। SSP कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि मामले पुलिस की ओर से लोहिया नगर थाने में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इधर बात करें देश की राजधानी की,
तो दिल्ली विधानसभा के 2 दिनों में दूसरी बार बम की धमकी मिली है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बजट सत्र फिलहाल जारी है। सुबह लगभग 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष के आधिकारिक ईमेल पते पर बम के धमकी मिलने के बाद खोजी कुत्ते बम निरोधक दल विधानसभा परिसर की जांच कर रहे हैं। पिछले महीने भी यहाँ भी उत्तराखंड में भी लगातार इस तरह की धमकी दी गई। इधर देश की राजधानी में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के साथ भाजपा सरकार ने एक बार फिर बुनियादी ढांचे पर खड़ा दाव लगाया है। रेखा गुप्ता ने इसे बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन क्षेत्रों की सबसे अधिक आवंटन मिला है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार ने दिल्ली के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के दायरे, पैमाने, गति और कौशल पर आधारित अवसंरचना विकास के मंत्र को समाहित किया है। विपक्ष ने मंगलवार को रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत बजट को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, गुमराह करने वाला और जनता की चिंताओं से अलग बताया। इधर दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली वासियों और विपक्ष के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले बजट में आवंटित धनराशि कैसे खर्च की गई। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा खर्च का विवरण देने से पारदर्शिता और जवाबदेही का सीधा अभाव है। बात हम केरल चलें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही चर्चाएं नेतृत्व के प्रयासों के बावजूद जारी है। यूडीएफ के चुनावी कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेता पीजी कुरियन ने रमेश चेन्निथला का समर्थन किया है। चेन्निथला ने इसे कम महत्व देते हुए कहा, अंतिम निर्णय हाईकमांड का है। वहीं वरिष्ठ नेता केसी जोसेफ ने इस तरह की अटकलों से उत्पन्न होने वाली संभावित विभाजनकारी प्रवृत्ति के प्रति आगाह किया है। सतीश हासन ने इस बहस से बचने की कोशिश की। कांग्रेस ने एलडीएफ एनडीए के गुप्त समझौते के दावों को दोहराया। रमेश का कहना है कि केरल में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए मुख्यमंत्री विजयन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक अलिखित राजनीतिक समझौता है। उनका आरोप है कि समझौता 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। इधर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यूडीएफ छिपी संपत्तियों के मामले में राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका दायर करेगा। कांग्रेस नेता ने केरल भाजपा अध्यक्ष पर चुनावी शपथ पत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सीपीआईएम पर बार लाइसेंस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और महंगाई और किसानों की परेशानी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की। चुनाव नियमों का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि हलफनामे में कर्नाटक के कोरमंगला स्थित एक संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया, जबकि उम्मीदवार ने कथित तौर पर चुनाव अधिसूचना से ठीक पहले 17 मार्च को इसके लिए 5 लाख कर का भुगतान किया लगभग। उन्होंने बताया इसी संपत्ति को 2024 के चुनाव के दौरान घोषित किया गया था और इसका उल्लेख न होना अब गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि चेन्नई पुलिस को आवश्यकता पड़ने पर सुबुक्कू शंकर को गिरफ्तार करने की छूट है। न्यायमूर्ति वेलमुरुगन एम ज्योतिराम ने भी कहा कि उनकी मां ने अंतरिम जमानत मिलने से पहले एकांत कारावास का आरोप लगाया, केवल कानून की प्रक्रिया से बचने के। न्यायमूर्ति वेलमुरुगन एम ज्योतिराम ने खंडपीठ ने न्यायमूर्ति एस सुब्रमण्यम और धनमल किस्मत अवकाश पीठ द्वारा 27 दिसंबर 2025 को उनकी मां द्वारा दायर एक रिट याचिका और एक बंदी प्रशिक्षण के मामले में अंतिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन में फूट डालने के प्रयास विफल रहे। स्टालिन ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे एक पत्र में उनसे गुमराह करने वाली अफवाहों को नजरअंदाज करने और दबी 234 विधानसभा क्षेत्रों में जीत सुनिश्चित करने के लिए आग्रह के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र पर खाना बनाने की गैस की कमी से ध्यान हटाने के लिए परिसीमन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, क्या गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और विदेश नीति राज्य सरकार के नियंत्रण में है? पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण खाना पकाने के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति कमी को दूर करने के उपाय करने के बजाय केंद्र में भाजपा सरकार ने अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को अपना लिया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा, खाना पकाने के गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी की तुलना कोविड-19 महामारी के दौर से करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से परेशान लोगों को भय और बढ़ा दिया है। कई रेस्तरां बंद हो गए हैं, जिसमें कर्मचारियों को नौकरी गंवाने का खतरा है। आज मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, अगली बार नागरिकता भी छीन ली जाएगी। ममता ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में संशोधन के राजवंशी और महिलाओं सहित कई समुदाय प्रभावित हो रहे हैं। आज की इस तस्वीर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी जिले में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मैनपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार राम मोहन राय के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रही है। भाजपा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को तीखा हमला बोलते हुए उन पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगला कदम राष्ट्रीय नागरिकता गणना यानी कि माध्यम से लोगों को नागरिकता छीनने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने ये टिप्पणी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान शुरुआत करते हुए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी बंगाल से की है। ईसीआई उस तकनीकी गड़बड़ी की जांच कर रहा है जिसके कारण बंगाल के सभी मतदाताओं के विचाराधीन रूप में चिन्हित किया गया था। ईसीआई के एक अधिकारी ने बताया यह समस्या 24 मार्च की रात को सामने आई। उसका कारण तकनीकी खराबी थी जो संभवतः सर्वर या बैकएंड इंटीग्रेशन से संबंधित थी। इसे ठीक कर लिया गया है और हम इसके पीछे के कारण की जांच कर रहे हैं। फिलहाल ओबीसी ने कोलकाता में कहा कि टीएमसी ने मुस्लिम वोट तो हासिल कर लिए लेकिन समुदाय के लिए कुछ नहीं किया।
हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि ममता बनर्जी की राजनीति ने अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल में भाजपा की पकड़ मजबूत करने में मदद की है। नितिन नवीन के अनुसार बंगाल में नमाज स्वतंत्र रूप से अदा की जा सकती है, लेकिन पूजा आयोजित करने के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है। यहाँ नमाज अदा करने की अनुमति है, लेकिन पूजा करने और पंडाल लगाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है, ऐसा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा। इधर गौरव गोगोई का कहना है कि हिमंता बिश्वा द्वारा मुझ पर लगाए गए पाकिस्तान से जुड़े आरोप उसके दिमाग की सरासर उपज है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने दावा किया कि उनके परिवार, उनकी संपत्ति, भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र द्वारा उनकी पत्नी की कंपनी तो दिए जा रहे लाभ के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वह सबके सामने है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सीजीएम के आदेश पर अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है, जिससे तत्कालीन सर्किल अधिकारी अनुज कुमार चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश के काकुरी से शहीदों की प्रतिमाएं ध्वस्त, विपक्ष ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। शाहजहांपुर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके काकुरी टैंक कार्रवाई के शहीदों की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे आक्रोश फैल गया और समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी सहित विपक्षी दलों ने मंगलवार को इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह की प्रतिमाएं नगर निगम कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे स्थापित की थी और नियमित रूप से आने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा उन पर माल्यार्पण किया जाता था। आरोपी की रवैया रात को इन्हें तोड़ दिया गया। इधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जीर्ण शीर्ण ऐतिहासिक इमारतों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया। अदालत झांसी, वृंदावन, आगरा, लखनऊ, हस्तिनापुर सहित विभिन्न स्थानों पर विरासत संरचनाओं की स्थिति को लेकर वकील आकाश वरिष्ठ द्वारा जनहित याचिका सुनवाई कर रही थी। इधर पाली में आयोजित दीक्षांत समारोह में एजुकेशन गर्ल्स की प्रगति की छात्राओं को सम्मानित किया। पाली में आयोजित समारोह में सामाजिक नेता, सरकारी प्रतिनिधि, भागीदार, स्वयंसेवक और विद्यार्थी एक साथ आए और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लगभग 2 दशकों तक जश्न मनाया। ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों में लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदायों को संगठित करने वाली संस्था एजुकेटिस गर्ल्स ने राजस्थान के पाली में आयोजित दीक्षांत समारोह में अपनी द्वितीय अफसर शिक्षा पहल प्रगति के माध्यम से कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। पंजाब का भगोड़ा आप विधायक पठान माजरा ग्वालियर से गिरफ्तार कर यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जिसने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ संबंध बनाया और बाद में 2021 में उससे शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास मिले जिंदा तोप के गोले को निष्क्रिय कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बारामूला पुलिस की बम निरोधक दस्ते की एक टीम को तैनात कर दिया गया, जिसने स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित रूप से जिंदा तोप के गोले को निष्क्रिय कर दिया, उसका निपटान कर दिया। इधर नैनीताल जिले की बात करें तो राज्य में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन दयाल ने अवगत कराया कि 28 मार्च को राजस्व लोक अदालत का उद्देश्य लंबित राजस्व पार्टी को त्वरित, सरल, सुलभ निस्तारण करते हुए अब आम जन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने जनपद के समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिकारियों से अपील किया कि वे अपने अपने स्तर पर समस्त सदस्यों को उक्त राजस्व लोक अदालत में आधिकारिक संख्या में प्रतिभाग करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक राजस्व वादों का निस्तारण राजस्व लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। आशा है आपको खबरें अपडेट रखी होंगी और चाय पे चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।